फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में पेप्टिक अल्सर डिजीज आते ही क्या आता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आता है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी एंड बेसिक क्वेश्चन जो आप हमेशा पढ़ते आए हो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज किसकी वजह से होती है, एच पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कैसे नेचर का है, बैक्टीरिया नेचर का है, बैक्टीरिया है और उसका नाम क्या है, एच पाइलोरी, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी व्हाई कॉजेज पेप्टिक अल्सर, बिकॉज जो आपके स्टमक की लेयर्स हैं जैसे म्यूकोजा, सब म्यूकोजा मस्कुलरिस और सिरोसा एडवेंटिशिया जिसको बोलते हैं, तो ये बच्चों जो म्यूकोजा लेयर होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल इफ वी आर स्टडीड इन डिटेल अबाउट दिस, कि जो आपका स्टमक है, कि जब आपका स्टमक है इस तरीके से, देखिए जो आपका स्टमक है इस तरीके से है ना, इस स्टमक के अंदर की खूब सारी लेयर्स है जैसे कि म्यूकोजा है। फिर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जो इनर मोस्ट लेयर है उसका सीक्वेंस लिखूं, जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज म्यूकोजा, म्यूकोजा के बाद में कौन सी आती है, सब म्यूकोजा, उसके बाद में मस्कुलरिस और सिरोसा, सिरोसा कौन सी है, आउटर मोस्ट, दिस इज योर इनर मोस्ट, ये क्या है, इनर मोस्ट है, और जो सिरोसा है वो कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट है। इस सिरोसा को अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशिया भी बोला जाता है। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सिरोसा, सिरोसा आल्सो नोन एज एडवेंटिशिया। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो मस्कुलर लेयर है, सॉरी जो मस्कुलरिस लेयर है वहाँ पे क्या है, प्लेक्सिस पाए जाते हैं, सब म्यूकोजा में भी पाए जाते हैं। दिस इज सेकेंडरी थिंग जिससे क्वेश्चंस आते हैं, अपन और आगे जब भी एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे तब इस क्वेश्चंस को भी लिया जाएगा। ओके, तो देखिए जो म्यूकोजा लेयर है, म्यूकोजा लेयर क्या करती है, स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक के अंदर किसका सिक्रीशन करेगी, म्यूकस का सिक्रीशन करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। और जो आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, हेलिकोबैक्टर जो ये पाइलोरी है जो क्या कर रहा है, पेप्टिक अल्सर कर रहा है। क्या कर रहा है, पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से हो रहा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से। इट इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, और जो सेकंड है वो NSAIDs आ जाती हैं। ठीक है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या करता है, इस म्यूकोजा लेयर को क्या कर देता है डियर स्टूडेंट, डैमेज कर देता है, डैमेज कर देता है। और जो आपके स्टमक के अंदर HCl मौजूद होता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, ये HCl क्या करता है, जब म्यूकोजा लेयर डैमेज हो गई तो ये क्या कर देगा, वहाँ पे इरोजन बना देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। तो अपन एक बार क्वेश्चन को वापस से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब एनीथिंग विच इज लिविंग, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, दैट कॉजेज पेप्टिक अल्सर डिजीज, जो पेप्टिक अल्सर डिजीज कर रहा है, और वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या नाम है उसका, H पाइलोरी, इन शॉर्ट वी कैन से दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया है, कंगारू मदर केयर इज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द बेबी फ्रॉम, कि कंगारू मदर केयर एक केयर दी जाती है, ठीक है, इज अ वे, एक ऐसा वे है जो किसको प्रोटेक्ट करता है, बेबी को प्रोटेक्ट करता है। किस लिए करता है, ऑप्शन में फर्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, ओके, सेकंड है हाइपरग्लाइसीमिया, थर्ड है हाइपरथर्मिया एंड द फोर्थ ऑप्शन इज हाइपोथर्मिया। व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया, कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, दिस इज नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाएगा, ठीक है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, दैट डिनोट्स योर हाइपरग्लाइसीमिया। एंड द थर्ड इज हाइपरथर्मिया, कि बॉडी के टेम्परेचर का क्या होना, बढ़ोतरी होना या फिर बढ़ जाना, इज नोन एज हाइपरथर्मिया। और जब बॉडी का टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, हाइपोथर्मिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपोथर्मिया। तो जो LBW बेबीज हैं, सुनिए ध्यान से, जो प्री मेच्योर बेबीज हैं, लो बर्थ वेट बेबीज हैं, ठीक है, LBW लो बर्थ वेट जो बच्चे हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनका थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम इतना ज्यादा वर्क नहीं करता, इतना इफेक्टिव नहीं होता कि अब वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद मेंटेन करके रख सके, खुद मेंटेन करके रख सके। तो कंगारू मदर केयर जो नवजात हैं उनको दी जाती है जिनका लो बर्थ वेट होता है। कंगारू मदर केयर उन नवजात को दी जाती है जिनका बर्थ क्या होता है, बर्थ के टाइम पे जब वेट है वो कम होता है, LBW बेबीज होते हैं वो
लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, तो उनका थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए क्या दी जाती है स्टूडेंट्स, कंगारू मदर केयर दी जाती है। ये कंगारू मदर केयर देने के साथ साथ में जो मदर है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड भी कर सकती है, जिसकी वजह से बच्चे का वजन भी बढ़ता है और साथ ही साथ में उसका टेम्परेचर भी रेगुलेट रहता है। समझ में आया व्हाट आई सेड कि कंगारू मदर केयर जब दी जाती है तब मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड भी कराती है अपने बच्चे को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड भी कराती है। और कंगारू मदर केयर में क्या होता है, जैसे कंगारू अपने बच्चे को क्या करता है, चिपका के रखता है पाउच के अंदर जो उसके बॉडी में प्रेजेंट है, वैसे ही कंगारू मदर केयर में क्या करती है मदर अपने बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट से क्या करती है, टच करके रखती है, जिसकी मदद से बच्चे का जो टेम्परेचर है वो मदर के स्पर्श से क्या रहता है, मेंटेन रहता है। क्लियर है कि बॉडी जो मदर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर की मदद से जो बच्चे का टेम्परेचर है वो क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो दोनों का जब टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है कंगारू मदर केयर की मदद से, तब मदर क्या करेगी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड को भी प्रमोट करती है। इस कंडीशन में क्या करेगी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रोवाइड करती है, जिसके साथ साथ में कंगारू मदर केयर के साथ साथ में बच्चे का क्या होता है, जो वेट है, ठीक है, वेट क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। सबसे पहला उद्देश्य रहता है कि जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, उसको मेंटेन करना। सबसे पहला टारगेट तो क्या रहेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करना, किसके, न्यूनेट के टेम्परेचर को मेंटेन करना, न्यूबॉर्न के टेम्परेचर को मेंटेन करना। और इसके साथ साथ में वो क्या करती है डियर स्टूडेंट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड भी देती है, ठीक है। तो जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर देगी तो इस एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की मदद से क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर वेट भी बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए, क्या हाइपोग्लाइसीमिया होगा, नहीं, क्या हाइपरग्लाइसीमिया होगा, नहीं होगा, ठीक है। कि कंगारू मदर केयर इसलिए नहीं दी जाती कि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है या हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दैम। ओके, हाइपरथर्मिया होगा तो अपन को कंगारू मदर केयर देनी ही नहीं है। कंगारू मदर कब दी जाएगी, जब हाइपोथर्मिया होगा, मतलब जब बच्चे का जो टेम्परेचर है वो किस में चला गया है, कम हो गया है, हाइपोथर्मिया में चला गया है, ठीक है। ओके, तब क्या दी जाएगी, कंगारू मदर केयर दी जाएगी। और ये मोस्टली स्टूडेंट्स दी किस में जाती है, ऐसे बच्चे जो कैसे हैं, लो बर्थ वेट वाले बच्चे हैं, LBW बेबीज हैं, उनके अंदर कंगारू मदर केयर दी जाती है। बात समझ में आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेंटेंस डिनोट्स डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो ध्यान दीजिएगा, डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है, पहले अपन ऑप्शंस की तरफ देखते हैं कि डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या है, इनमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस डिनोट कर रहा है। अपने पास पहला ऑप्शन है दैट इज हार्ट सिचुएटेड इन द राइट साइड, ठीक है, कि हार्ट कहाँ सिचुएट होगा, राइट साइड में होगा, क्या ये डेक्स्ट्रोकार्डिया है। सेकंड है हार्ट सिचुएटेड अबव द स्टर्नम, कि जो आपकी स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन है, क्या उससे अबव सिचुएटेड है हार्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हार्ट सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम, कि लंग्स के नीचे एक डायफ्राम नाम की मसल्स प्रेजेंट है, मेजर मसल, जो किसमें सपोर्ट करती है, रेस्पिरेशन में मदद करती है, क्या उसके नीचे सिचुएटेड है हार्ट। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज हार्ट सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड। तो हार्ट कहाँ सिचुएट होता है, लेफ्ट साइड सिचुएटेड होता है, मतलब कहाँ सिचुएटेड होता है डियर स्टूडेंट, मीडियास्टाइनम में सिचुएटेड होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई कि दोनों लंग्स के बीच में हार्ट सिचुएटेड होता है और लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। तो इस कंडीशन को डेक्स्ट्रोकार्डिया नहीं बोलते। किस कंडीशन को डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलेंगे, व्हेन द हार्ट सिचुएटेड इन द राइट साइड, व्हेन द हार्ट सिचुएटेड इन द राइट साइड, दैट कंडीशन इज नोन एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। कि डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या है, कि जब हार्ट कहाँ सिचुएट करेगा, राइट साइड में सिचुएट करेगा, राइट साइडेड में सिचुएटेड करेगा, तब किसको, उसको क्या बोला जाएगा, डेक्स्ट्रोकार्डिया बोला जाएगा। और ये डेक्स्ट्रोकार्डिया देखने को मिलता है बहुत ही रेयर कंडीशन के अंदर, बहुत ही रेयर कंडीशन के अंदर, ठीक है। जो स्टर्नम से ऊपर है ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला, डायफ्राम से नीचे देखने को नहीं मिला है, लेकिन हार्ट की सिचुएशन लेफ्ट साइड में नॉर्मली प्रेजेंट रहती है, वो तो सब में देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही रेयरली राइट साइड में भी देखने को मिलती है। उस कंडीशन को बोला जाता है बच्चों, दैट इज डेक्स्ट्रोकार्डिया, उस कंडीशन को बोला जाता है डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो व्हाट इज डेक्स्ट्रोकार्डिया,
डेक्स्ट्रोकार्डिया इज व्हेन द हार्ट सिचुएटेड इन द राइट साइड इन द बॉडी इज नोन एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्लियर है क्वेश्चन? अगर ये एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द सेंटेंस विच डिनोट्स डेक्स्ट्रोकार्डिया, so you have to be do this, okay। अगर इसी के वजह उल्टा हो जाए, सेंटेंस ऐसे आ जाए कि when the heart situated in right side, ठीक है, of the body, ठीक है, देन ऑप्शन पे आ जाए डेक्स्ट्रोकार्डिया आ जाए और अलग से 3 ऑप्शन आ जाए, ठीक है। तो कार्डिया का मतलब क्या होता है? हार्ट होता है, ओके, और डेक्स्ट्रो का मतलब होता है अपोजिट, तो राइट साइड में सिचुएटेड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉबवेब अपीयरेंस ऑफ CSF इंडिकेट्स। CSF क्या है? CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। व्हाट इज CSF? दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ओके। CSF के अंदर किसका अपीयरेंस हो रहा है? कॉबवेब अपीयरेंस हो रहा है। व्हाट इज कॉबवेब? आपने जैसे घर में जाले देखे होंगे, जाले लग जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग ऐसे ऐसे उसके जो थ्रेड्स है, रेशे हैं, वो इस तरीके से फैले हुए रहते हैं, फैले रहते हैं किसके? जाले के। तो उस अपीयरेंस को बच्चों बोलते हैं, दैट अपीयरेंस इज नोन एज कॉबवेब अपीयरेंस। उस अपीयरेंस को बोला जाता है कॉबवेब अपीयरेंस। कब? जब घर में आप जाले देखते हो मकड़ी के, उस अपीयरेंस को बोला जाता है कॉबवेब अपीयरेंस। तो कॉबवेब अपीयरेंस कौन से सिचुएशन में देखने को मिलेगा? ये ऑप्शन, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि CSF के अंदर कॉबवेब अपीयरेंस होना कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर 1 बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है, क्या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर 2 दैट इज वायरल मेनिंजाइटिस, या वायरस मेनिंजाइटिस से देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज TB मेनिंजाइटिस। TB मतलब ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस की वजह से देखने को मिलेगा। एंड द ऑप्शन 4 इज एंसेफेलाइटिस, की एंसेफेलाइटिस के अंदर देखने को मिलेगा। एंसेफेलाइटिस इज डिफरेंट कंडीशन, CSF से उसका रिलेशन है, बट इसके अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो कॉबवेब अपीयरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ TB मेनिंजाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। CSF में किसके अंदर देखने को मिलेगा? किस में देखने को मिलेगा? TB मेनिंजाइटिस। मतलब जब क्या हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से क्या हो रही है? मेनिंजाइटिस हो रही है। उस कंडीशन के अंदर कॉबवेब अपीयरेंस देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलता है? ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दैट इज TB मेनिंजाइटिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? TB मेनिंजाइटिस इसका राइट आंसर होगा, ओके। अब किस तरीके से देखने को मिलता है? देखिए इस तरीके से क्या लिया गया है? CSF का सैंपल लिया गया है। क्या लिया गया? कि पेशेंट से CSF का सैंपल लिया गया है, ओके, और टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा गया, ओके। क्लियर है यहाँ तक बात? कि एक पेशेंट का CSF का सैंपल लिया गया है और उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखा गया है। उसके अंदर जो भी लैब टेक्नीशियंस होते हैं वो कुछ सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी उनको फाइंडिंग्स देखने हैं वो उनको दिख जाते हैं। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा? इस तरीके से कॉबवेब अपीयरेंस देखा। कैसा देखा है? कॉबवेब अपीयरेंस देखा है। देखिए आपको किस तरीके से देखने को मिल रहा होगा कि इस तरीके से क्या हो रहे हैं, देखिए चैम्बर्स बन रहे हैं, इस तरीके से अलग अलग चैम्बर्स बन रहे हैं, ओके। और ये जो डॉट्स हैं ये दीज आर दी कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन CSF, ओके। तो इस तरीके से क्या देखने को मिल रहा है? एक कॉबवेब अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। क्लियर है इमेज? कॉबवेब अपीयरेंस अगर डायरेक्ट इस तरीके से इमेज आ जाए तो आप इजीली यू कैन फाइंड आउट कि इट इज अ कॉबवेब अपीयरेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन cerebrospinal fluid and in the condition that is TB meningitis। कि TB meningitis के अंदर कॉबवेब अपीयरेंस देखने को मिलता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो आया है, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, पहले अपन ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रूबेला, सेकंड है OPV और थर्ड है BCG, ठीक है।
जो वैक्सीन है वो क्या होती हैं, लाइव भी होती हैं, किल्ड भी होती हैं। लाइव, किल्ड, टॉक्सॉइड, अलग अलग तरीके की वैक्सीन होती हैं। क्लियर है? ओके। जो प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जितनी भी लाइव वैक्सीन हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती हैं। अब मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेगनेंसी में लाइव के साथ साथ में किल्ड वैक्सीन भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती हैं, कुछ को छोड़कर। ठीक है, प्रेगनेंसी में लाइव के साथ साथ में किल्ड वैक्सीन भी क्या रहती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती हैं। लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सीडीसी के अकॉर्डिंग जो वैक्सीन अपन दे सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर वो है एक फ्लू वैक्सीन। कौन सी है, फ्लू वैक्सीन। ये क्या है, दे सकते हो, ये नवजात को भी सुरक्षित रखेगी, साथ साथ में मदर को भी सुरक्षित रखेगी। कि फ्लू वैक्सीन देने के बाद में जो एंटीबॉडीज बनते हैं, फ्लू वैक्सीन देने के बाद में जो बच्चे में और मदर में एंटीबॉडीज बनेंगी, उस एंटीजन के अकॉर्डिंग, उस एंटीजन जब डाले गए हैं उसके रिस्पॉन्स में जब बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है, क्लियर है, एंटीजन के रिस्पॉन्स में बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो उस एंटीबॉडी की जब वो एंटीबॉडीज बन जाएंगे तो वो मदर को भी क्या करेगी, सुरक्षित रखेगी, साथ साथ में उसके शिशु को भी सुरक्षित रखेगी, मतलब उसके नवजात को भी सुरक्षित रखेगी। कहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा, प्लेसेंटा से बच्चे के अंदर वो एंटीबॉडीज चली जाती हैं। तो सीडीसी के अकॉर्डिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सीडीसी के अकॉर्डिंग there are two vaccines which can be given in the pregnancy. Number one, that is flu vaccine. ठीक है, क्या दे सकते हैं, एक फ्लू वैक्सीन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, नंबर वन दैट इज फ्लू वैक्सीन अपन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और जो सेकंड वैक्सीन है दैट इज TDAP वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, TDAP वैक्सीन दे सकते हैं। कौन सी, TDAP। तो रुबेला नहीं देते, आपने जैसे कि पढ़ा है कि रुबेला तो देते ही नहीं है। अगर रुबेला दे दिया है तो एडवाइस करेंगे मदर को कि 3 मंथ्स तक आपको क्या नहीं होना है, प्रेग्नेंट नहीं होना है। क्या अगर किसी भी फीमेल को क्या दिया गया है, आफ्टर मैरिज क्या दी गई है, रुबेला वैक्सीन दी गई है, तो उसको एडवाइस करेगा फिजिशियन या फिर जो हेल्थ प्रोफेशनल है, he or she have to advise the mother या फिर he or she have to advise the female not to pregnant up to 3 months, कि 3 months तक pregnant नहीं होना है after administration of the rubella vaccine because it is more fatal as compared to other vaccine। क्लियर है बात? ओके, तो रुबेला भी नहीं देते, OPV भी नहीं देते, BCG भी नहीं देते। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। कि लाइव के साथ साथ में किल्ड भी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बट सीडीसी के अकॉर्डिंग टू सीडीसी, आप जब स्टडी करेंगे सेल्फ स्टडी तब आप देखेंगे कि सीडीसी के अकॉर्डिंग क्या है, फ्लू वैक्सीन दे सकते हैं और TDAP वैक्सीन दे सकते हैं। व्हाट इज TDAP? TDAP क्या है, DPT का ही एक फॉर्म है। DPT डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस का ही एक फॉर्म है, लेकिन एक एडवांस फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, एक एडवांस फॉर्म है जो बहुत ही ज्यादा सेफर है एज कंपेयर टू DPT के। DPT के कंपैरिजन में बहुत सेफर है, दैट इज TDAP वैक्सीन। इसको TDAP नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे TDAP वैक्सीन। वी आर नॉट प्रोनाउंसिएट दैट TDAP वैक्सीन, नो। ठीक है, क्या बोलेंगे, TDAP वैक्सीन। T फॉर व्हाट इज T? T फॉर टिटनस, D फॉर डिप्थीरिया and A for that is acellular pertussis, acellular pertussis। तो TDAP वैक्सीन क्लियर है क्या? TDAP नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, TDAP वैक्सीन बोलेंगे, TDAP वैक्सीन बोलेंगे। यहाँ पर अगर मैं इसका फुल फॉर्म लिख दूं, दैट इज T फॉर टिटनस, D फॉर दैट इज योर डिप्थीरिया, कॉम्बिनेशन है DPT का, ठीक है। और AP मतलब दैट इज एसेलुलर पर्ट्यूसिस। देखो अब इससे कितने क्वेश्चन बन गए, कितने भी कैसे भी घुमा के क्वेश्चन बन सकता है इससे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या सबसे पहला क्वेश्चन बना आपका, जो अपन ने मेजरली क्या लिया है, लिया गया है। पहला क्वेश्चन, विच वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? OPV कॉन्ट्राइंडिकेटेड, BCG कॉन्ट्राइंडिकेटेड, रुबेला कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, जो रुबियोला होता है वो मीजल्स है, जो रुबेला है वो जर्मन मीजल्स है। दिस इज सेकेंडरी थिंग, वी कैन डिस्कस इन फर्दर क्लासेस, ओके। लेकिन जो
कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं वो सारे के सारे लाइव किल्ड दोनों ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बट उनमें से कुछ ली गई हैं। वो कौन सी हैं? फ्लू वैक्सीन ली गई है और एक आपकी टीडैप या फिर DTAP। मैं टीडैप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पहले बोल चुकी हूँ, उसको टीडैप नहीं बोलते, इसको बोलते हैं TDAP। टीडैप नहीं बोलते, इसको बोलते हैं TDAP वैक्सीन। मतलब इसका जो वर्ड्स है इसमें वो ही इसका क्या है, नाम है, TDAP वैक्सीन। क्लियर है? तो TDAP वैक्सीन क्या है? T फॉर टिटनस, D फॉर डिप्थीरिया एंड AP फॉर एसेलुलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन। These both vaccine are given in pregnancy at a certain duration, at a certain time, which will help to secure the child as well as the mother. Clear है? दोनों को क्या करती है? सेव रखती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज कि इनमें से नहीं दिया जाएगा। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन रहा है? अगर मैं इसके ऑप्शन चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं दे दूं फ्लू वैक्सीन, ठीक है, एक फ्लू वैक्सीन दे दूं, दूसरा दे दूं TDAP वैक्सीन, ठीक है, थर्ड दे दूं बोथ 1 and 2, ठीक है, और जो फोर्थ है वो दे दूं नन ऑफ दीज। ऐसे मैं और भी ऑप्शंस बना सकती हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जैसे कि मैं आपको बोलती आई हूँ कि डियर स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्लियर रखिए, यू विल बी सक्सीड अर्लियर इन योर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डियर स्टूडेंट। क्लियर है कि जितनी ज़्यादा आप MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, उसी के बेसिस पे आपने प्रैक्टिस की ना, अभी अपन ने कंसेप्ट समझा तभी अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे आपका सिलेक्शन उतना ही जल्दी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सोमैटिक सेल्स आर डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ। ओके, आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है, माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है सोमैटिक सेल्स। अच्छे से डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कंसेंट्रेट होके। ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, आप स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, पूरा फोकस करना पड़ता है कि क्या टीचर बोल रहा है, ठीक है। अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो फिर आप रिवाइंड करेंगे, फिर देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सोमैटिक सेल्स आर डिवाइडेड बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन नंबर 1 माइटोसिस, ऑप्शन नंबर 2 मियोसिस, ऑप्शन नंबर 3 बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, और ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, और जो 4th है दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, वापस से एक बार क्वेश्चन समझा रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है सोमैटिक सेल्स आर डिवाइडेड बाय द हेल्प ऑफ, कि सोमैटिक जो सेल्स हैं वो किसकी मदद से डिवाइड होते हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है माइटोसिस, ऑप्शन सेकंड है मियोसिस, ऑप्शन थर्ड है बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, एंड ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलें इसको सॉल्व करने। देखिए सबसे पहले बात ध्यान दीजिए, आपकी बॉडी में 2 तरीके के सेल्स होते हैं। आपके बॉडी में, आपके शरीर में 2 तरीके के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सबसे पहला सेल सोमैटिक सेल, दूसरा सेल जर्म सेल। कैसा, कौन सा सेल? सोमैटिक सेल। दूसरा सेल कौन सा है? जर्म सेल। सोमैटिक सेल्स ऐसे सेल्स जो आपके बॉडी के पूरी बॉडी की संरचना करते हैं, ऐसे सेल्स जो बॉडी की पूरे सबकी संरचना करते हैं। और जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के अंदर मदद करते हैं। जर्म सेल्स कौन से सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के अंदर मदद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स बोला जाता है। मतलब जो आपकी बॉडी में गैमेट्स बनते हैं, जो स्पर्म्स है, ओवम है, वो क्या होते हैं? जर्म सेल्स होते हैं। जो स्पर्म और ओवम है वो कैसे सेल हैं? जर्म सेल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनका डिवाइडेशन होता है, हमेशा आपको पता है वो किस में होता है? डिप्लॉइड में होता है, हैप्लॉइड में होता है? हैप्लॉइड्स में होता है। They are n in number, they having 23 chromosomes, right? तो उनके अंदर क्या देखने को मिलते हैं? हैप्लॉइड देखने को मिलता है। किसके अंदर? जर्म सेल्स के अंदर। हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड बनाता है, राइट? यहाँ तक बात समझ में आई? तो बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, चाहे आई के सेल हो, चाहे आपके हाथों के सेल हो, चाहे स्टमक के सेल हो, चाहे लिवर के सेल हो, चाहे बोन के सेल हो, सारे सोमैटिक सेल्स हैं। सारे कैसे सेल्स हैं? सोमैटिक सेल्स हैं। ये सोमैटिक सेल्स किसकी मदद से डिवाइड होते हैं? माइटोसिस की मदद से डिवाइड होते हैं। सोमैटिक सेल्स आर डिवाइड बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस एंड जर्म सेल्स आर डिवाइड बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस। बात समझ में आई कि जो जर्म सेल्स हैं
जो गैमेट्स का निर्माण करते हैं वो किसकी मदद से डिवाइड हो रहे हैं, मियोसिस की मदद से डिवाइड हो रहे हैं। मैं यहाँ पर सेल्स की कैटेगरी नहीं बता रही, मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि सेल्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। कि सोमैटिक सेल्स किसकी मदद से डिवाइड होंगे, माइटोसिस की मदद से डिवाइड होंगे, और मियोसिस जो है वो किसकी मदद से डिवाइड होंगे, सॉरी जर्म सेल्स है वो किसकी मदद से डिवाइड होंगे, मियोसिस की मदद से। ठीक है, अब नर्वस सेल अलग है, मस्कुलर सेल अलग है, एनिमल सेल्स सॉरी जो आपके कनेक्टिव सेल्स है वो अलग है, वो अलग है। ठीक है, एनिमल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर डिफरेंट, उनको अपन नहीं ले रहे, अपन अभी ले रहे हैं दो चीजें, एक सोमैटिक सेल्स और एक जर्म सेल्स। कि बॉडी में दो बेसिक सेल्स है, एक सोमैटिक सेल्स एक जर्म सेल्स है, जो माइटोसिस और मियोसिस की मदद से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, 46 नंबर, मतलब डिप्लॉइड्स होते हैं। ऑल सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉइड इन नेचर, कि एक सोमैटिक सेल दूसरे सोमैटिक सेल को भी, जब डॉटर सोमैटिक जो पेरेंट सेल है, जो पेरेंट सोमैटिक सेल है वो अपने डॉटर सेल को भी डिप्लॉइड ही बनाता है। ठीक है, अपन इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो अपन डिटेल में सेल पे क्लास ले सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि जो सोमैटिक सेल्स हैं वो किसकी मदद से डिवाइड होते हैं, दीज आर डिवाइड बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। अगर इस क्वेश्चन को यही सॉल्व कर दिया जाए तो माइटोसिस की मदद से ही डिवाइड होते हैं। रट लीजिएगा, जो सोमैटिक सेल्स हैं बॉडी में, सोमैटिक सेल्स ऑल ओवर प्रेजेंट है एक्सेप्ट योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो जर्म सेल्स हैं उनको छोड़ के, गैमेट्स को छोड़ के। ठीक है, तो जो सोमैटिक सेल्स हैं वो किसकी मदद से डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। लर्न करने का तरीका, माइटोसिस में आता है टी, सोमैटिक में आता है टी। इन टी को हाईलाइट कर लो, आपको लर्न हो जाएगा। माइटोसिस का टी, सोमैटिक का टी, बोथ आर सिमिलर टी। ठीक है, टी से आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि जर्म सेल्स के अंदर ई आ रहा है और मियोसिस के अंदर भी ई आ रहा है, तो मैंने तो इस तरीके से लर्न किया, आप अपना देख ले। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स किससे डिवाइड हो रहा है, माइटोसिस की मदद से डिवाइड होते हैं। बात समझ में आई? तो जब अपन क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, जब अपन सेल साइकिल पढ़ते हैं, अब डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड किसकी मदद से होता है, सेल साइकिल की मदद से होता है। कि आपने पढ़ा है सबसे पहले G1 फेज आती है, फिर S फेज आती है, फिर G2 फेज आती है, फिर M फेज आती है। यही है कि जो सेल साइकिल डिवाइड होती है वो दो तरीके से होती है, एक इंटरफेज की मदद से डिवाइड होती है, और एक तो इंटरफेज होता है और दूसरा एम फेज होता है। एक इंटरफेज होता है और दूसरा एम फेज होता है, इन दोनों की मदद से ही सेल डिवाइड होता है। जब सेल जाता है डिवाइड होने के लिए, जो पेरेंट सेल डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होने के लिए जाता है, तो वो सबसे पहले इंटरफेज के अंदर जाता है। किसके अंदर, इंटरफेज के सबसे पहले G1 फेज में जाएगा, फिर S फेज में जाएगा, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर। ठीक है, कि S फेज के अंदर क्या होता है, S फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। फिर G2 फेज के अंदर वो चला जाता है और G2 फेज से M फेज के अंदर चला जाता है। इस M फेज से भी डियर स्टूडेंट, ये M फेज किसका फेज है, माइटोसिस फेज है। मियोसिस की बात नहीं कर रहे, माइटोसिस फेज की बात कर रहे। मियोसिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, ओके, मियोसिस के जब डिवाइड होता है मियोसिस की मदद से सेल, तो उसके अलग पार्ट्स चलते हैं। तो माइटोसिस फेज से क्या होगा, जब सेल डिवाइड करेगा तो वो एक प्रोसेस में जाता है, दैट इज पीमैट। किस प्रोसेस में जाता है, पीमैट की प्रोसेस में जाता है। इसका एक सीक्वेंस चलता है, ऊपर नीचे नहीं करना है इनको, सीक्वेंस ही चलेगा इनका। तो P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज एंड T फॉर टीलोफेज। ये आप पढ़ चुके हो कि P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज एंड T फॉर टीलोफेज। इनकी मदद से सेल क्या होता है डियर स्टूडेंट, डिवाइड होता है। और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस, मतलब जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर वो भी डिवाइड हो जाता है। साइटोकाइनेसिस डिवाइड हो गया, दैट मीन्स आपके जो पेरेंट सेल थे वो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये था, इतना डिटेल में इसलिए समझाया जिससे थोड़ा टॉपिक से फैमिलियर हो जाएं आप, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि ऑल द सोमैटिक सेल्स आर डिवाइडेड बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ऑल द सोमैटिक सेल्स आर डिवाइडेड बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस, नॉट मियोसिस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म होम्योस्टेसिस वाज कॉइन्ड बाय। होम्योस्टेसिस क्या होता है, इंटरनल इक्विलिब्रियम है आपकी बॉडी का, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट है आपकी बॉडी का, वो क्या है, होम्योस्टेसिस है। वो क्या है, होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस एक टर्म है जो किसने
डिस्कवर्ड की, कॉइन करी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है अपने पास में W.B. कैनॉन। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? W.B. कैनॉन। ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज ऑरम। ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज पेप्ले, और दो 4th है दैट इज नन ऑफ दीज। बात समझ में आई? जो टर्म है वो किसने डिस्कवर्ड करी है डियर स्टूडेंट? वॉल्टर। किसने डिस्कवर्ड करी है? वॉल्टर बी कैनॉन ने। किसने डिस्कवर्ड करी? टर्म किसने डिस्कवर्ड करी है? जो टर्म है वो किसने डिस्कवर्ड करी है? वॉल्टर बी कैनॉन ने डिस्कवर्ड करी है। ठीक है, वॉल्टर बी कैनॉन ने। ओके, क्या डिस्कवर्ड करी? टर्म क्या? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस। अब इस होम्योस्टेसिस के जो फादर हैं, ठीक है, फादर ऑफ होम्योस्टेसिस, जो होम्यो, एक हीमो होता है, एक हीमोस्टेसिस भी होता है, वो चीज अलग है, होम्यो अलग है। होम्यो क्या है? इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, कि आपकी बॉडी के इंटरनली जो सब कुछ इक्विलिब्रियम है वो सही चल रहा है ना, वो होम्योस्टेसिस है। ठीक है, आप इसके बारे में स्टडी कीजिएगा, सेल्फ स्टडी, अब बहुत इसका कंटेंट ढूंढ पाओगे। तो होम्योस्टेसिस के फादर कौन है? हु इज फादर ऑफ होम्योस्टेसिस? दैट इज क्लॉडे बर्नार्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिले आपको। ओके, तो जो टर्म दी थी होम्योस्टेसिस वो किसने दी? वॉल्टर बी कैनॉन ने दी थी। और जो फादर है होम्योस्टेसिस के वो कौन है? क्लॉडे बर्नार्ड है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? दैट इज W.B. कैनॉन। की टर्म किसने दी है? होम्योस्टेसिस ने। होम्योस्टेसिस जो टर्म है वो किसने दी है? वॉल्टर बी कैनॉन ने दी है। और जो फादर है होम्योस्टेसिस के वो कौन है? क्लॉडे बर्नार्ड इनके फादर है। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? डैश टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टर्म, सॉरी डैश टर्म नहीं, डैश टीम। डैश टीम विच कंसिस्ट ऑफ दोज प्रोफेशनल एंड पैरा प्रोफेशनल, ठीक है, हु प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द पेशेंट जनरली इन द हॉस्पिटल सेटिंग्स। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है? डैश टर्म डैश टीम, कि एक ऐसी टीम, टीम मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन की कोई ना कोई टीम होगी, तो डैश टीम which consist of those professionals, which consist of those professionals and para professional, की टीम है जो प्रोफेशनल्स और पैरा प्रोफेशनल्स की मिलके बनी हुई है। who provide services for the patient, जो पेशेंट्स को क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जनरली इन अ हॉस्पिटल सेटिंग बट विदाउट एनी डायरेक्ट और पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट। लेकिन वो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं बना रहे पेशेंट से। तो आपको जाहिर सी बात है, अभी देखेंगे इस क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन समझ में आया? वापस एक बार रिपीट करती हूँ। डैश टीम विच कंसिस्ट ऑफ दोज प्रोफेशनल एंड पैरा प्रोफेशनल्स हु प्रोवाइड सर्विस फॉर द पेशेंट जनरली इन अ हॉस्पिटल सेटिंग बट विदाउट एनी डायरेक्ट और पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट। कि ऐसी टीम लोगों की, ऐसी टीम जो प्रोफेशनल भी हैं और पैरा प्रोफेशनल्स भी हैं, और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको? पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज। ठीक है, लेकिन वो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बना रहे, कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं बना रहे, लेकिन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को। एज अ नर्स क्या अपन किसी से पर्सनल कांटेक्ट बनाते हैं? नहीं बनाते। क्या अपन किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं? नहीं रखते। जब अपन केयर प्रोवाइड करते हैं अपन वहीं तक अपना जो रिलेशन है सीमित रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं? सीमित रखते हैं। थेरेप्यूटिक जो रिलेशनशिप अपन बना के रखते हैं वो वहीं पर ही सीमित रखते हैं। बात समझ में आई? तो उस टीम को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मेडिकल, ऑप्शन नंबर 2 हेल्थ, ऑप्शन नंबर 3 पेशेंट, ऑप्शन नंबर 4 फैमिली। जो फैमिली टीम होगी डियर वो फैमिली टीम कहलाएगी। नीचे से ऊपर तक देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, ऑप्शंस को। जो थर्ड है दैट इज पेशेंट टीम। पेशेंट की जो टीम्स होंगी उनमें सारे पेशेंट्स ही होंगे। और जो हेल्थ टीम है, हेल्थ टीम कोई टीम नहीं होती है। हेल्थ क्या होता है? एक स्टेटस है आपके खुद का, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं कि हेल्थ क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। राइट, ये किसने दी थी? WHO ने डेफिनेशन दी थी जो सबको लर्न है। राइट, तो जो टीम है वो कौन सी टीम है? मेडिकल टीम है। मेडिकल टीम किसकी बनी हुई होती है? मेडिकल टीम किसकी बनी हुई होती है डियर स्टूडेंट? राइट आंसर क्या होगा? प्रोफेशनल्स की भी और पैरा प्रोफेशनल्स की भी, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को विदाउट डायरेक्ट और पर्सनल कॉन्टेक्ट। ठीक है, विदाउट डायरेक्ट और पर्सनल कॉन्टेक्ट टू द पेशेंट। तो बात समझ में आई कि कौन सी टीम? मेडिकल टीम। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ ही लिख देते हैं अपन कि मेडिकल टीम
which consist of those professionals and paraprofessionals who provide services for the patient generally in the hospital setting but without any direct or personal contact with the patient. क्लियर है क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से मूव ऑन करते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वार्ड इंचार्ज, कि एक वार्ड की इंचार्ज है ना, स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग बेस्ट नर्स अवार्ड, जिन्होंने क्या किया है, बेस्ट नर्स अवार्ड स्टार्ट किया है ऑन अ मंथली बेसिस. किसके बेसिस पे? मंथली बेसिस के, कि मंथली बेसिस पे उन्होंने क्या की है, बेस्ट अवार्ड नर्स का स्टार्ट किया है. ओके ओके, शी इज एप्रिशिएटिंग द फिनोमिना ऑफ, कि वो ऐसा कौन सा फिनोमिना है जिसको एप्रिशिएट कर रही है. ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज परसुएशन, ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज कम्युनिकेशन और ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज इंफॉर्मेशन. ठीक है, बात समझ में आई कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, मोटिवेशन है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो परसुएशन है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, परसुएशन है, और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो कम्युनिकेशन है, और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्लियर है? क्लियर है कि जो मोटिवेशन होता है उसमें अपन कैसे मोटिवेट हो रहे हैं, कि अपन को यहाँ तो कोई सामने वाला पर्सन बहुत मोटिवेट करके बहुत सारी मोटिवेटेड बातें बोल दे, पॉजिटिव बातें बोल दे, ठीक है, तो उससे मोटिवेट होता है पर्सन. परसुएशन क्या होता है? परसुएशन क्या है डियर स्टूडेंट? परसुएशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप पर्सन की थिंकिंग को, उसके इमोशंस को, उसके फीलिंग्स को चेंज कर देते हो, कि पर्सन की थिंकिंग को, इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को चेंज कर देना, मोल्ड कर देना इज नोन एज परसुएशन. द परसुएशन इज अ मेथड इन विच पर्सन की एबिलिटी, पर्सन की थिंकिंग, पर्सन की जो विचारधारा है उन सबको चेंज कर देना इज नोन एज परसुएशन. कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ व्हाट, कि इसके अंदर कम्युनिकेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है आइडिया का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ठीक है, और फोर्थ है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या है? किसी भी ज्ञान को, किसी भी सूचना को दूसरे को देना इज नोन एज इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन में बोला गया था एक वार्ड इंचार्ज है जो एक ऐसा एस्पेक्ट को स्टैब्लिश कर रही है जिसमें वो बेस्ट नर्स अवार्ड को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, कि पूरे 10 नर्सेज हैं उसके पास और उनमें से वो एक को चूज कर रही है कि ही और शी विल बी द बेस्ट नर्स ऑफ द मंथ. ठीक है, कि एक मंथ में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. ओके, तो शी इज एप्रिशिएटिंग द फिनोमिना ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन के तौर पे वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अपने आप को क्या करेंगे, एप्रिशिएटेड, बहुत ज्यादा अपने आप को क्या करेंगे, अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव मोटिवेटेड हो रहे हैं. ठीक है, वो किसी तरीके का परसुएशन नहीं कर रही, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रही है, किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है. तो क्लियर हुआ? क्लियर है? राइट आंसर क्या होगा इसका? मोटिवेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से अपन आगे भी क्लासेस में एमसीक्यूज को डिस्कस करते चलेंगे और आपके आने वाले जो नर्सिंग एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इन एमसीक्यूज के. तो डियर स्टूडेंट्स, लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, जितने ज़्यादा हो सके उतना एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहिए. ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास.